नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग टॉपिक न्यूक्लियस पढ़ेंगे दोस्तों। तो आज हम आप जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, द न्यूक्लियस इन द सेल was discovered by Scottish botanist Robert Brown in 1831। तो जो न्यूक्लियस हमारा है वो क्या है, सेल ऑर्गेनेल है और इसकी खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन 1831 स्कॉटिश बॉटेनिस्ट हैं, यानी कि ये स्कॉटिश बॉटेनिस्ट हैं। इन्होंने खोज की 1831 में, जिनका नाम रॉबर्ट ब्राउन है। इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। ही मेड हिज डिस्कवरी वाइल एग्जामिनिंग एन ऑर्किड प्लांट। उन्होंने न्यूक्लियस की खोज कब की, उन्होंने ऑर्किड प्लांट को एग्जामिन किया, यानी कि ऑर्किड पौधा जो हमारा है उसके बारे में उन्होंने पढ़ा, एग्जामिन किया। उसके बाद उन्हें उस पौधे के माध्यम से न्यूक्लियस की खोज की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म। स्ट्रक्चरी न्यूक्लियस इन डार्क इन कलर एंड नॉर्मल इन साइज। तो दोस्तों जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, जो सेल मेटाबॉलिज्म होता है उसको कंट्रोल करता है दोस्तों। और ये स्ट्रक्चरली कैसा होता है, देखने में न्यूक्लियस डार्क होता है, यानी गाढ़े कलर का होता है, और साइज इसकी क्या है, नॉर्मल होती है, सामान्य होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल स्टोर हाउस ऑफ सेल। ये इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है दोस्तों, जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करता है। इसकी वजह से स्टोर हाउस इसको कहते हैं, किसका हाउस स्टोर हाउस कहते हैं, सेल का। सेल मेंबर होने की वजह से ये स्टोर हाउस है, किसका, जेनेटिक मटेरियल का। आपको याद होगा मैंने बताया था कि इसी तरह से सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको पावर हाउस कहते हैं सेल का। और स्टोर हाउस किसको कहते हैं दोस्तों, स्टोर हाउस हमारा न्यूक्लियस है। ये बात ध्यान देने योग्य है। एक बार फिर से, इट इज़ द जेनेटिक मटेरियल स्टोर हाउस ऑफ सेल एंड रिस्पॉन्सिबल इम्पॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल में, तो इसका सेल में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये रिप्रोडक्शन में सहायक होता है। रिस्पॉन्सिबल होता है किसमें, रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल है, और जेनेटिक मटेरियल होने की वजह से ये क्या है, सेल का स्टोर हाउस है। यहीं पे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। और अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो स्टोर हाउस ऑफ सेल, हु इज स्टोर हाउस ऑफ सेल, दैट इज न्यूक्लियस। हु इज पावर हाउस ऑफ सेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये दोनों चीज़ डिफरेंस है, इस बात को हमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस के कितने पार्ट होते हैं। पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, हमने न्यूक्लियस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला न्यूक्लियस का पार्ट हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड इसका पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड इसका पार्ट है न्यूक्लियोलस। एंड एट लास्ट पार्ट है क्रोमेटिन थ्रेड्स। यानी कि हमारे न्यूक्लियस में 4 पार्ट्स होते हैं। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा न्यूक्लियोलस, और चौथा एंड एट लास्ट क्रोमेटिन थ्रेड्स। अब हम इनके बारे में इंडिविजुअली एक्सप्लेन करते हुए बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन। अब आप ये स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों, इसमें आपको ये 2 लेयर दिख रही होंगी।
आप ध्यान से देखें, इसमें ये दो लेयर है, एक आउटर है एक इनर है। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूँकि ये न्यूक्लियस है और इसका जो बाहरी लेयर है या बाहरी मेम्ब्रेन है उसको क्या बोलेंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दैट इज सेकेंड, इसका मेम्ब्रेन जो है उसको क्या बोलेंगे, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप इसमें देख सकते हैं ये रेड कलर के डॉट्स हैं, ये क्या है, ये जो रेड डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो हैं हमारे राइबोसोम। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बीच में जगह जगह पे स्पेस है, उस स्पेस को हम न्यूक्लियर पोर कहेंगे। इसके बारे में हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। अभी हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकेंड है इसका इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों। थर्ड आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में एक फ्लूइड दिख रहा है आपको जो रन कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखिए, हम जब सेल की बात करते थे उसमें सेल के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा था उसको हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। अब आप देखिए, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा है दोस्तों वो हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट है दोस्तों, अब न्यूक्लियोप्लाज्म में भी एक आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ओवल शेप में या स्फेरिकल बोल सकते हैं, वो हमारा है न्यूक्लियोलस। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन थ्रेड्स। ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन थ्रेड्स। इसमें आप ये देखिए, ये जो फ्रीली मूव कर रहे हैं या लूज टाइप के दिख रहे हैं, मतलब ये मूव कर रहे हैं, तो ये हमारे हो गए यूक्रोमेटिन। और जो हमारे ये बॉन्डेड हैं या इनको बोल सकते हैं टाइटली पैक्ड हैं, उनको बोलेंगे हम हेट्रोक्रोमेटिन थ्रेड्स। दोस्तों मैंने बताया आपको ये रेड डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं मेम्ब्रेन पे, ये हमारे राइबोसोम्स हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस किस सेल से अटैच है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से दोस्तों। अब हम एक एक की बात करते हैं। चलिए फिर से आ जाते हैं हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ डबल मेम्ब्रेन। जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आपने देखा कि इसमें डबल मेम्ब्रेन है, और ये डबल मेम्ब्रेन कौन कौन से हैं, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोस्तों। नेक्स्ट है एज ए सिमिलर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड कवर अराउंड द न्यूक्लियस। ये किसकी तरह सिमिलैरिटीज़ रखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह सिमिलैरिटीज़ रखते हैं। और किसको ये कवर किए रहते हैं, ये न्यूक्लियस को कवर करते हैं दोस्तों। कवर इसलिए करते हैं कि हमारा न्यूक्लियस जो है वो प्रोटेक्ट रहे, उसकी सुरक्षा हो सके, इसलिए ये जो हमारे मेम्ब्रेन है एज पहरेदार ये अपना रोल अदा करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, ईच मेम्ब्रेन इज मेड बाय लाइपोप्रोटीन। जो हमारी मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो किससे बनी होती है, दोनों ही मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बनी होती है दोस्तों। इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट वेल डेवलप्ड। आपने मेरे पिछले वीडियो में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल को अगर देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ नॉट वेल डेवलप्ड। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट वेल डेवलप्ड एंड अदर यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड होता है दोस्तों। There are many pores in present by exchange matter between nuclear substance and cell substance। जो हमारा न्यूक्लियस है, इसमें जो न्यूक्लियर पोर है दोस्तों,
वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है? रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ये है कि जो मैटर का एक्सचेंज होता है, मैटर का एक्सचेंज किसके बीच में होता है? न्यूक्लियर सब्सटेंस एंड सेल सब्सटेंस। तो जो मैटर का एक्सचेंज होता है वो न्यूक्लियोपोर के माध्यम से ही होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इसलिए इट इज़ कंट्रोल द मैटर बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसके पास कंट्रोलिंग पावर किस चीज़ का होता है दोस्तों? हमारे ये जो हमारे न्यूक्लियर पोर हैं ये भी कंट्रोलिंग पावर रखते हैं किस चीज़ का? कि मैटर जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में एक्सचेंज हो रहा है उसको बैलेंस बना के हमारे न्यूक्लियर पोर रखते हैं दोस्तों। अब न्यूक्लियर पार्ट्स में न्यूक्लियोप्लाज्म की बारी है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में भी हम आप जानने का प्रयास करते हैं। इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ फाउंड न्यूक्लियोप्लाज्म। आपने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारा क्या है? हमारा न्यूक्लियोलस है और ये फ्लूइड है, इसमें आपको क्रोमेटिन थ्रेड्स भी दिख जाएंगे। और इसको और भी क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म को हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं और कैरियोलिम्फ भी इसको कहते हैं। किसको कहते हैं? न्यूक्लियर सैप और कैरियोलिम्फ, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देयर आर वाटर, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बात आती है कि जो न्यूक्लियस के अंदर, मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड रन कर रहा है वो तो हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ये बना किससे है तो इसकी बात भी हम कर लेते हैं कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म यानी लाइक फ्लूइड किससे बना है? हमारा वाटर है, इसमें प्रोटीन है और न्यूक्लिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है दोस्तों। इट एक्ट्स एज सस्पेंशन सब्सटेंस फॉर ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये सस्पेंशन जैसे पदार्थ के रूप में काम करता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है उनके लिए सस्पेंशन का ये काम करता है दोस्तों। इट हेल्प टू मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इसका क्या काम होता है दोस्तों? न्यूक्लियोप्लाज्म का काम होता है कि ये न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है या शेप है उसको सही तरीके से रखने में मदद करता है एंड आल्सो प्ले रोल इन सेल मेटाबॉलिज्म एंड अदर एक्टिविटीज़। और इसका और भी रोल है कि ये सेल मेटाबॉलिज्म और सेल के अंदर जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है या उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों। न्यूक्लियस का नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस के बारे में भी हम आप जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। न्यूक्लियोलस होता क्या है? A small spherical or oval structure is found in न्यूक्लियोप्लाज्म called न्यूक्लियोलस। हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये कैसा होता है? ये शेप में स्फेरिकल या ओवल होता है और ये पाया कहाँ जाता है? ये न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म होता क्या है? वाटर, प्रोटीन और ये न्यूक्लिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ये न्यूक्लियोलस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। हमारा जो न्यूक्लियोलस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है और ये डिस्ट्रॉय कब होता है? जब हमारे सेल में डिवीज़न होता है तब ये डिस्ट्रॉय कर जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, इन एब्सेंस ऑफ एनी मेम्ब्रेन इट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर कोई भी मेम्ब्रेन एब्सेंस होता है तो ये क्या करता है न्यूक्लियोलस? ये डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता है। किससे कांटेक्ट बनाता है? जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उससे अपना डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेता है। सम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव मोर देन वन न्यूक्लियोलस आर प्रेजेंट। कुछ हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं। इट प्लेज एन
इम्पॉर्टेंट रोल इन आरएनए सिंथेसिस एंड सेल डिवीज़न। जो हमारा न्यूक्लियोलस है इसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है दोस्तों, ये आरएनए सिंथेसिस में और सेल डिवीज़न में अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट लास्ट हमारा आता है क्रोमेटिन थ्रेड्स। क्रोमेटिन थ्रेड्स मैंने पहले ही आपको बताया, इसलिए भी 2 टाइप्स होता है, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब हम क्रोमेटिन थ्रेड्स के बारे में हम आप समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस विच केमिकली इज़ अ न्यूक्लियर प्रोटीन। तो ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस विच केमिकली इज़ अ न्यूक्लियर प्रोटीन, जो कि केमिकली क्या कहलाता है, न्यूक्लियर प्रोटीन कहलाता है दोस्तों। इट इज़ द मेड अप ऑफ मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। ये किसका मिक्सचर होता है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन नामक प्रोटीन का मिक्सचर होता है दोस्तों। बेसिक प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ बेसिक अमीनो एसिड। ये जो बेसिक प्रोटीन होता है इसमें किससे बना होता है, ये बेसिक अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। क्रोमेटिन थ्रेड्स आर कंबाइंड विथ ईच अदर एंड फॉर्म क्रोमेटिन रेटिकुलम। जो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और क्रोमेटिन रेटिकुलम बनाते हैं, यानी कि जाली रूपी संरचना बनाते हैं, जिसको हम क्रोमेटिन रेटिकुलम कहते हैं। क्रोमेटिन थ्रेड्स कंसिस्ट ऑफ 2 फॉर्म्स। मैंने आपको बताया था पहले कि जो हमारे क्रोमेटिन थ्रेड्स हैं वो 2 फॉर्म में होते हैं, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या होते हैं, ये लूजली पैक होते हैं, मतलब ये फ्री होते हैं, और जबकि हमारे हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे यूक्रोमेटिन हैं वो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं, और हमारे हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं थ्रेड्स वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होते हैं। अब मैं आपको ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव और ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव को डिफ़र करके बताती हूँ दोस्तों। तो हम पहले जो हमारे यूक्रोमेटिन हैं जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव हैं इनके बारे में बताती हूँ कि ये किस तरह से एक्टिव हैं। तो स्ट्रक्चर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ द सेल दैट कंटेन डीएनए। जो हमारी यूक्रोमेटिन है उनका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में होता है, और ये क्या कंटेन रखते हैं, डीएनए। इट इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज फॉर इजी एक्सेस टू द डीएनए। जो हमारी यूक्रोमेटिन है ये लूजली पैक्ड होते हैं, इनका काम होता है कि ये अलाउ करते हैं इजी एक्सेस, यानी कि ये इजी एक्सेस मतलब ये वे ऑफ एंटरिंग, यानी कि डीएनए में इट अलाउ फॉर इजी एक्सेस टू द डीएनए। इनका काम होता है कि ये अलाउ करते हैं किसके लिए, डीएनए के लिए। हमारे यूक्रोमेटिन एक्टिव होने की वजह से ये लूज़ होते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, और जब ये एक्टिव होते हैं तो क्या अलाउ करते हैं, ये वहाँ तक डीएनए तक पहुँचने में ये अलाउ करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वेयर डीएनए इज़ कॉपीड इनटू आरएनए। तो जो हमारा डीएनए है न्यूक्लियस में वो कहाँ जाता है, यूक्रोमेटिन के माध्यम से कॉपी होता है, रिकॉर्डेड होता है इन द फॉर्म आरएनए, यानी कि जो हमारा डीएनए है वो यूक्रोमेटिन और ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव यूक्रोमेटिन के ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होने से हमारा डीएनए जो है वो एंटर करता है, कहाँ पे एंटर करता है और कॉपी होता है किसके रूप में, आरएनए में, यानी कि डीएनए कन्वर्टेड इनटू आरएनए या डीएनए रिकॉर्डेड इनटू आरएनए। ये काम किसका है, हमारे यूक्रोमेटिन का। और हमारे हेट्रोक्रोमेटिन क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शनली जो होते हैं वो
इनएक्टिव होते हैं और ये टाइटली पैक्ड होते हैं। और यूक्रोमेटिन हमारे क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझा और मुझे लगता है कि न्यूक्लियस के बारे में आपको बहुत कुछ जानकारी हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।